आज वास्तविक संख्या का अगला क्लास देखेंगे, लेक्चर 5। आज जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, सहभाज्य संख्या के बारे में, यौगिक संख्या के बारे में, मौसा और लसा के बारे में, और एक फार्मूला देखेंगे आखिरी में। मौसा गुना लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या का मतलब समझेंगे क्या होता है। तो वह ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद से भाग लगे, मतलब ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ एक से भाग लगे और सिर्फ अपने आप से ही भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर यहाँ 2 है तो या तो ये सिर्फ एक से लगेगा भाग, या सिर्फ खुद से, यानी अगर ये 2 है तो 2 से ही भाग लगेगा। तो क्या कहेंगे कि 2 अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 3 है, या तो सिर्फ एक से लगेगा या सिर्फ खुद से, यानी 3 से ही भाग लगेगा, तो इसको भी कहेंगे कि अभाज्य संख्या है। उसी तरह से कहेंगे 19 है, या तो सिर्फ एक से लगेगा या खुद से भाग लगेगा। उसी तरह से 7 है, यह भी या तो खुद से लगेगा या एक से लगेगा, यह भी अभाज्य संख्या हुआ। जैसे 23 है, उसी तरह से ये सिर्फ अपने आप से लगेगा या खुद एक से लगेगा। तो ऐसी संख्या जो या तो सिर्फ एक से लगे या खुद से लगे, वैसी संख्या को ही अभाज्य संख्या कहेंगे। और इसमें अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसमें एक पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो कहेंगे कि 2 होगा। लेकिन इसी में कहेंगे कि एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या, तो वो भी 2 ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऐसा सम संख्या है। यहाँ से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही एक सम संख्या 2 है, जो कि सम संख्या है। तो इसमें कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य यानी सम अभाज्य संख्या भी कौन होगा, तो 2 ही होगा। अब चलते हैं सहभाज्य संख्या। इससे पहले थोड़ा यौगिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। यौगिक संख्या का मतलब क्या होता है, तो यौगिक संख्या का मतलब हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है, यौगिक संख्या कहलाता है। मतलब वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, तो वो हमारा यौगिक संख्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम 9 लिखें, तो 9 का मतलब ये हुआ या तो ये 1 से डिवाइड होगा, या 3 से भी डिवाइड होगा, और ये 9 से भी होगा। तो अभाज्य संख्या में कहा गया था कि या तो अपने आप से कटे या सिर्फ 1 से कटे, लेकिन यहाँ 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, तो यह संख्या यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा आना ले। यानी अगर हम 9 कहेंगे तो 9 का भी गुणनखंड इससे ये, तो इससे कह सकते हैं कि यौगिक संख्या जस्ट अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या में सिर्फ खुद से और एक से, लेकिन यौगिक संख्या में अपने आप से भी लगे और खुद एक से भी लगे और उससे कई और संख्या से भी लगे, वो सभी हमारा यौगिक संख्या। जैसे यहाँ पर 18 लिखे हैं, तो 18 एक से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है, 6 से भी लग सकता है, 9 से भी लग सकता है, और ये 18 से भी लग सकता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये यौगिक संख्या कहलाएगी। जिसमें यौगिक संख्या का मतलब हो गया कि धनात्मक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, यानी उसका गुणनखंड 2 से अधिक होने लगे, तो वही हमारा यौगिक संख्या कहलाएगा। अब आ जाएंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो पूर्णांक जिसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर उस दोनों का मौसा अगर निकालेंगे और अगर 1 आ जाएगा तो उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ अगर 9 यहाँ दिया है, 16 और 9 एक सहअभाज्य संख्या है, तो कैसे देख लेते हैं। अगर यह 16 है, 9 से इसमें मौसा निकालेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 9 से लगाएंगे एक बार में, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 7 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 2, 1 दूनी 2, यानी यहाँ हमारा मौसा कितना आया, मौसा 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसा 1 आए, तो वही हमारा संख्या अभाज्य संख्या होती है। आगे चलते हैं। एक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी यह हुआ कि अगर यहाँ पर दिया है कि यहाँ दिया है 18, तो ये 18 हमारा यौगिक संख्या है। अगर कहेगा क्वेश्चन कि क्या इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो कैसे, तो इसको पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं साइड में, 2 से 9 बार में, 2 से 3 बार।
अब इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ देखेंगे 2 कितने बार आया, एक बार, तो इसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे, यानी घात के रूप में। यहाँ 3 कितने बार आया, 2 के रूप में आया, तो 2 लिख लेंगे। तो यहाँ जो हमारा 2 और 3 ये हमारा अभाज्य संख्या है, इसी को हम घात के रूप में लिख दिए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक संख्या दिया हुआ है तो उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यही पॉइंट कहा गया है कि यौगिक संख्याओं को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब आएंगे मौसा के बारे में। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा उनके सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। तो इसको अब देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये 36 है और यहाँ 50 है। इसको निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसा निकाल के दिखाना है। तो कहता है कि पहले तो सबसे पहले उस संख्या को आप क्या कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ लेंगे। तो इसको 36 को हम इधर साइड में तोड़ लेते हैं गुणनखंड से, 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 को पावर 2 लिख देते हैं। यहाँ 3 आया 2 बार तो हम 3 को पावर 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ 50 है, तो 50 को भी हम एलसीएम ले लेते हैं 2 से, यानी गुणनखंड कर देते हैं 2 से, तो यह 5 है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2, एक बार आया तो यहाँ 1 लिखते हैं, 5 2 बार आया तो यहाँ 5 2 लिखते हैं। अब यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर 36 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, 50 को भी लिख दिए। तो यहाँ ये देखना है कि एक टर्म और है कि x पर पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर में 0 आ जाए तो वो सभी संख्याएं 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 पर पावर भी अगर हम 0 लिख दे तभी भी एक वैल्यू होगा। 5 यानी 100 के पावर भी 0 लिख दे तभी भी वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ पर हम 27 के पावर भी 0 लिख दे तभी भी वैल्यू यही होगा। यानी कोई भी संख्या जिसके पावर में अगर 0 लिख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर कहीं पर 1 लिखा हो तो भी हम अपने हिसाब से इसको 4 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। फिर भी हम इसको कहीं 1 लिखा है तो इसको हम अपने हिसाब से 10 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। यानी कभी भी x पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इस 36 को हम निकाले अभाज्य गुणनखंड से, तो इसमें 2 और 3 है। इसमें 50 निकाले हैं, इसमें भी 2 और 5 है, तो 2 2 तो है कॉमन में, लेकिन इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो क्या इसको हम खुद से 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं और इसको हम 3 पर पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि ताकि कॉमन लेने के समय दोनों में जो व्यनिष्ठ कॉमन होगा वो हम मिल सकता है। तो यहाँ से अब देखेंगे कि मौसा क्या कहता है कि प्रत्येक के सबसे छोटे घात लेना है। ये पॉइंट है हमारा कि सबसे छोटे घात। तो यहाँ पर अब देखना है कि यहाँ पर 2 है तो 2 का देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा 2 पर पावर 1 है, तो ये लेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि 5 में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ 5 पर पावर 2 है, यहाँ 5 पर पावर 0 है, तो हम यहाँ पर 5 पर पावर 0 ले लिए। अब 3 में देखेंगे, यहाँ 3 पर पावर 0 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो छोटा पर घात कौन है, तो यहाँ 3 पर पावर 0, तो हम यहाँ लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ है ना 2 है तो 2 का एक बार गुना करेंगे, 5 का मतलब 1 हो गया, 3 का मतलब 1 हो गया, तो इसीलिए यहाँ से CF या मौसा हमारा निकल के आ गया 2 इकाई 2 हो गया। इसी पैटर्न से अब हम इसका लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालने का तरीका यह है कि लौसा में क्या कहता है कि लौसा कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक के सबसे बड़े घात को लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़े घात। तो सबसे बड़ा घात कौन है? यहाँ 2 पर पावर 1 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा यहाँ है 2 पर पावर 2, तो ये ले लिए। उसी तरह से यहाँ 5 पर देखना है तो 5 पर पावर स्क्वायर है, यहाँ 5 0 है, तो बड़ा कौन है? तो 5 पर पावर 2 है, तो हम यहाँ ले लिए 5 पर पावर 2। उसी तरह से यहाँ 3 पर पावर 0 है और यहाँ 3 स्क्वायर है, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 बार में 25 हो जाएगा, 3 को 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे 25 चौका यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 9, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 9 900, यानी यहाँ से हमारा
लसा क्या निकल गया, 900 निकल गया। तो इससे यह साबित होता है कि जब कभी भी हम मौसा निकालेंगे तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख कर उसके घात में लिखेंगे, और इसमें जो सबसे छोटा छोटा जो पावर होगा उसको लिखेंगे और उसको आखिरी में गुना कर देंगे, तो वही हमारा मौसा निकलेगा। ठीक उसी तरह से लौसा में क्या होगा कि सबसे उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा घात पर पावर कौन है। तो बड़ा घात पर पावर जैसे लौसा में 2 पर पावर स्क्वायर है तो यहाँ लिखे, यहाँ 5 पर स्क्वायर है तो यहाँ लिखे, 3 यहाँ 3 का स्क्वायर हमारा बड़ा है तो यहाँ लिखे। इन सभी को गुना कर दिए तो यहाँ लौसा निकल गया। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं कि इस पहली संख्या मान लेते हैं, ये पहली संख्या, ये हमारा दूसरी संख्या है, क्या इस दोनों को हम गुना करके देखते हैं। तो यानी पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या को हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हम देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं कि 50 से 36 है, इसको 50 से गुना करेंगे, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15 और 3 18, यानी 1800 हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये 1800 हुआ। चलिए एक और देखते हैं कि क्या लौसा जितना आया है, यानी हमारा मौसा कितना आया है, मौसा और फिर हमारा लौसा, इस दोनों को भी आपस में गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारा मौसा कितना है। तो हमारा मौसा है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। लौसा कितना आया, तो लौसा हमारा आया है 900, तो यहाँ 900 लिखेंगे। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 1800। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी गुना करने पर हम लिख रहे हैं 1800 आ रहा है, मौसा को और लौसा से भी गुना किए तो हमारा 1800 आ रहा है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम पहली संख्या, यानी कहें कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करें तो हमारा मौसा और लौसा के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, मौसा और लौसा के बराबर आता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, यहाँ लिख दिए हैं कि मौसा गुना लौसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या इसी को हम कह सकते हैं HCF इंटू LCM। पहली संख्या को A मान लीजिए तो दूसरी संख्या को B, तो हम कह सकते हैं HCF गुना LCM A गुना B। ये कैसे आया यहाँ से बता दिए, क्योंकि हम यहाँ पहली संख्या इसको माने, दूसरी संख्या इसको माने और लौसा और HCF निकाले, और उसके बाद इस दोनों को गुना करके जब देखा तो दोनों का वैल्यू बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मौसा गुना लौसा, या इसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं कि मौसा गुना लौसा क्या होगा, तो कहेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आज यहाँ तक यह थ्योरी रहा। अगले क्लास में इस पर पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा, इस फॉर्मूला पर पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा, और आगे क्लास में यह भी सिखाया जाएगा कि यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो भी सिखाया जाएगा। आज के लिए इतने ही क्लास में, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।